ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, अयोध्या पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। ये बड़ी अपडेट, थोड़ी देर में करेंगे रामलला के दर्शन पूजन से पहले अयोध्या में किया है रोड शो। तो ये बड़ी अपडेट, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का उत्तर प्रदेश में प्रवेश और इसी के साथ आज उनका अयोध्या का दौरा है और इसके लिए वो पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में रोड शो करने के बाद थोड़ी देर में रामलला के दर्शन पूजन भी वो करेंगे। तो उनके स्वागत को लेकर तैयारियां भव्य थी, उनका भव्य स्वागत किया गया और इसी के साथ अब वो रामलला के दर्शन भी करेंगे। तो उनका ये खास दौरा 2 दिवसीय, जहां उत्तर प्रदेश का, जहां आज वो अयोध्या पहुंचे हैं और थोड़ी देर में रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। दर्शन पूजन से पहले अयोध्या में भव्य रोड शो किया गया है और इस दौरान बड़ी संख्या में अयोध्या वासियों ने भी शिरकत की है इस दौरान। तो ये तस्वीरें हैं उनके उस वक्त रोड शो की, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे और इस दौरान वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नजर आए। उनके स्वागत के लिए सभी मौजूद रहे और एक्सक्लूसिव न्यूज़ 1 इंडिया पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनके भव्य रोड शो की, जहां आज खास दौरा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का और इसी सिलसिले में अयोध्या वो पहुंचे हुए हैं और अयोध्या में ये भव्य रोड शो। तो अब से कुछ ही देर में रामलला के वो दर्शन करेंगे और जो अयोध्या वासी हैं वो बेहद ही ज्यादा उत्साहित हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भव्य रोड शो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसी के साथ अयोध्या वासी वहां पर उत्साहित है, कार्यकर्ता बीजेपी के मौजूद हैं। बताया जा रहा है अब से थोड़ी देर में रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। अभी की क्या अपडेट? निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के अलावा 13 सांसद और 45 एमएलए 12 मिनिस्टर महाराष्ट्र सरकार के हैं, वह भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। रामलला परिसर में ही प्रवेश करने को पहुंचे हुए हैं। मुझे लगता है कि करीब 1.5 घंटे का पूरा कार्यक्रम अंदर का है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण की जो है प्रगति का जायजा भी लेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य हैं, पुजारी हैं, इंजीनियर हैं, इन तमाम लोगों से उन्हें बात भी करनी है। 1.5 घंटे बाद वह सीधे अयोध्या के एक होटल में पहुंचेंगे, पत्रकारों से मुखातिब होंगे और इसके बाद वह सरयू आरती में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर 9 घंटे के पूरे कार्यक्रम में महाराष्ट्र की पूरी सरकार आज अयोध्या में मौजूद है, रामलला के दरबार में। भव्य राम मंदिर निर्माण का जहाँ एक तरफ वह जायजा लेंगे, इसके अलावा अयोध्या के संतों से वह मुलाकात भी लक्ष्मण किला के अंदर करेंगे। यानी लक्ष्मण किला में संतों का एक बड़ा जमावड़ा होना है। अयोध्या के पूज्य करीब 100 संतों को बुलाया गया है, 100 संतों से वो आशीर्वाद लेंगे। इससे पहले जब उन्होंने शपथ ली थी महाराष्ट्र में, उससे पहले भी वो अयोध्या पहुंचे थे, संतों से आशीर्वाद लिया था और उन्होंने इस बात को कहा था कि सरकार में अगर मुझे जिम्मेदारी मिलती है मुख्यमंत्री पद की, तो मैं अयोध्या पहुंचूंगा, आपका दोबारा आशीर्वाद लूंगा, रामलला का दर्शन करूंगा, हनुमानगढ़ी पहुंचूंगा। तो कहीं ना कहीं 2022 जून में जो पहला यात्रा थी चुनाव से पहले और उसके बाद वह अयोध्या पहुंचे हैं आज। निश्चित या माना जा रहा है। ठीक है राघवेंद्र, देखिए, नजर बना के रखिएगा क्योंकि अब से कुछ ही देर में वो दर्शन पूजन भी करने वाले। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल बीएसपी विधायक राजू पाल के हत्याकांड का पूरा मामला, शूटर अब्दुल कवि के सरेंडर के बाद तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं। साल 2006 में अब्दुल कवि के नाम राइफल का लाइसेंस स्वीकृत किया गया था। 24 अगस्त 2009 को लाइसेंस का नवीनीकरण भी कर दिया गया। साल 2015 में शूटर ने शस्त्र अनुभाग में यूनिक आईडी भी अपने लाइसेंस कॉपी पर दर्ज कराई। शूटर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने शस्त्र का नवीनीकरण कराता रहा। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। भगौड़े अब्दुल कवि को सीबीआई और पुलिस 18 साल से तलाश रही है। अब्दुल कवि का लाइसेंस सरायकल कोतवाली के शस्त्र रजिस्टर में 10,508 के नाम पर पंजीकृत है। अब्दुल कवि ने 28 नवंबर 2009 को अपने शस्त्र का नवीनीकरण भी कराया था। इसी के साथ साल 2014 और 15 में तत्कालीन शस्त्र लिपिक रहे सुभाष जायसवाल ने लाइसेंस की यूनिक आईडी भी जारी की थी और बावजूद इसके प्रशासन को इसके खबर तक नहीं थी। आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया, इसको लेकर बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ अब पूछताछ में बड़े अहम खुलासे भी सामने आ रहे हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से अब बड़े खुलासे पूछताछ के जरिए सामने आ रहे हैं, शस्त्र को लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं, आखिर प्रशासन को कैसे इस पूरे मामले के बारे में पता नहीं चला?
जी, अब्दुल कवी की बात अगर आती है तो राजूपाल हत्याकांड सब पहुंच जाता है। और जिस तरीके से अब्दुल कवी का व्यक्तित्व रहा है, इतने साल पहले जब राजूपाल की हत्या हुई थी उसके बाद से लगातार जो पुलिस के लोग हैं वो भी लगातार उनकी भूमिका इसमें संदिग्ध रही है। जब उमेशपाल हत्याकांड हुआ, उमेशपाल हत्याकांड के बाद जब पुलिस का शिकंजा इन अपराधियों और बाहुबलियों पर कसा तो धीरे धीरे जो जांच का दायरा है उसमें बढ़ा। जिस तरीके से सूबे की योगी सरकार ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया और सख्ती बरती है, तो जब सारी चीजें खंगाली गई, नई अधिकारी आए, सारी चीजें को खंगाला गया, तो ये चीजें निकल के आई। अगर हम राजूपाल हत्याकांड की बात करें, अब्दुल कवी की बात करें, तो कुछ दिनों पहले तक अब्दुल कवी की कोई फोटो भी पुलिस के पास नहीं थी, लेकिन जब जांच हुई और सारी पुलिस महकमा पूरा हरकत में आया तो धीरे धीरे जाके सारी स्थितियां स्पष्ट हुई हैं। जी बिल्कुल। और अब देखिए किस तरीके से आगे उससे पूछताछ की जाएगी, क्या बड़े सवाल अब उससे जुड़े हुए, राजूपाल हत्याकांड से जुड़े हुए उससे उस पर दागे जाएंगे? जी बिल्कुल। एक अगर अब्दुल कवी की बात करें तो अब्दुल कवी राजूपाल हत्याकांड का मुख्य भूमिका में था, और अब्दुल कवी के पकड़े जाने के बाद से एक सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि ये जो उमेशपाल हत्याकांड हुआ है, कहीं न कहीं जो उमेशपाल हत्याकांड के जो शूटर्स हैं उनका भी कनेक्शन इस अब्दुल कवी से है। तो अब्दुल कवी अब बोलेगा और कई राज खोलेगा, इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि उमेशपाल हत्याकांड के बाद जो मुख्य शूटर थे, कहीं न कहीं उनकी भूमिका अब्दुल कवी से जोड़ के देखी जा रही है। और पुलिस को ये पूरी उम्मीद है कि हो सकता है कि उमेशपाल हत्याकांड से जुड़े हुए जो शूटर हैं उन अब्दुल कवी की निशानदेही पे उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, या कोई ऐसा बिल्कुल, इन दोनों मामलों में लिंक है और इसी को लेकर किस तरीके से अब पूछताछ होती है देखना होगा। ठीक है, आप विवेक बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूं आपके पास। प्रयागराज से अगली खबर, माफिया अतीक अहमद की पत्नी ने यूपी में की जुर्म की दुनिया में इतिहास रच दिया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बनी है यूपी के दूसरे नंबर की इनामी महिला। प्रयागराज पुलिस ने 25,000 से इनाम बढ़ाते हुए 50,000 कर दिया है। गाजियाबाद की दीप्ति पर सबसे अधिक का इनाम राशि थी। दीप्ति पर सबसे अधिक 5 लाख रुपए का इनाम था और इसी के बाद अब 50,000 का इनाम अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर है। तो लगातार वो फरार हैं और इसी के लिए इनाम की राशि में इजाफा किया जा रहा है। उनकी भूमिका उमेशपाल हत्याकांड के शूटरों के साथ संदिग्ध है और इसी को लेकर बड़े सवाल हैं जो कि सुलझने बाकी हैं। अपडेट लेते हैं, विवेक हमारे संवाददाता बने हुए हैं। विवेक, देखिए शाइस्ता परवीन लगातार फरार है और उन पर इनाम की राशि अब बढ़ती जा रही है, बावजूद पुलिस के वो हाथ नहीं लग पा रही है। किस तरीके से खंगालने का प्रयास किया जा रहा है? जी बिल्कुल। उमेशपाल हत्याकांड के बाद लगातार शाइस्ता परवीन उस वक्त तक बाहर थी और लगातार वो पुलिस से गुहार लगा रही थी कि ये जो पूरा हत्याकांड हुआ है उसमें उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। तमाम तरह की बातें थी जो शाइस्ता परवीन कह रही थी। उसके बाद जब शूटर शाबिर के साथ शाइस्ता परवीन की फोटो वायरल होती है, इस तरीके से करके लगातार पुलिस को कई सुराग मिलते हैं। उसके बाद शाइस्ता परवीन भाग जाती हैं और इस समय पुलिस की गिरफ्त से दूर है। फिलहाल पुलिस की 22 टीमें लगी हुई जो पूरे उमेशपाल हत्याकांड से जुड़े हुए जो शूटर्स हैं और शाइस्ता परवीन की खोज के लिए लगातार अभियान चला रही है, छापेमारी कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस के हाथ खाली है। ऐसे में अभी तक शाइस्ता परवीन की जहां इनाम राशि पहले 25,000 थी, उसके बाद पुलिस ने उसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया कि जल्द से जल्द शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी हो, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर शाइस्ता परवीन पुलिस की गिरफ्त में आते हैं तो इसमें कतई शक नहीं है कि जो उमेशपाल हत्याकांड से जुड़े हुए लोग हैं उनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे और ये पता चल जाएगा ताकि ये इस वक्त कहां पे छुपे हुए बैठे हैं, कौन इनको मदद किया है, इनके पनाहगार कौन है। दूसरी सबसे बड़ी बात अब बताना चाहूंगा कि शाइस्ता परवीन के साथ साथ अतीक अहमद की जो बहन है आयशा नूरी, डॉक्टर इखलाक की पत्नी, उनके दोनों बच्चों को भी पुलिस ने इसमें नामजद किया है, अब उसमें आरोपी बनाया है। उनसे भी पूछताछ होगी कि कहीं न कहीं उनकी भी भूमिका इस पूरे उमेशपाल हत्याकांड के बाद संदिग्ध मानी जा रही है। फिलहाल अभी ये सभी लोग फरार हैं, पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, छापेमारी कर रही हैं जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी के लिए। जी बिल्कुल, फिलहाल पुलिस को पता लगाना होगा क्योंकि आखिर लास्ट लोकेशन क्या रही है ये भी अभी तक ट्रेस नहीं हो पाया है। तो कड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी बनी हुई है शाइस्ता परवीन, और इसी के लिए इनाम की राशि समय समय पर बढ़ाई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, अतीक अहमद की बहन और दोनों बेटियां वांटेड लिस्ट में शामिल। प्रयागराज पुलिस ने बहन आयशा नूरी को और दोनों बेटियों को वांटेड घोषित किया है। जल्द ही तीनों के खिलाफ इनाम घोषित किया जाएगा। आयशा नूरी की बेटी उंजला के साथ असद का निकाह हुआ था तय। पिछले साल सगाई हुई थी। उमेशपाल की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम को दिया था पनाह। आयशा नूरी के पति डॉक्टर अखलाक इसी मामले में जेल जा चुके हैं और उनसे भी पूछताछ हुई है और पूछताछ पर बड़े खुलासे भी हुए हैं। तो कड़ी दर कड़ी इस पूरे मामले को
सुलझाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और इसी संबंध में वांटेड घोषित किया गया है बहन आयशा नूरी को और दोनों बेटियों को। अतीक अहमद की बहन और दोनों बेटियां वांटेड लिस्ट में शामिल कर ली गई हैं। तो आयशा नूरी की बेटी उंजला के साथ असद का निकाह तय हुआ था, जहां पिछले साल ही सगाई हुई थी। उमेश पाल की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम को पनाह दी गई थी, इसका आरोप है। आयशा नूरी के पति डॉक्टर अखलाक इसी मामले में जेल में हैं और अतीक के काफी करीबी वो बताए जाते हैं। अब खबर कुशीनगर से है, जहां तमकुहराज विधानसभा के सेवरही में पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू ने नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया। इस मशाल जुलूस के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। बता दें कि प्रदर्शन अडानी मामले में जेपीसी का गठन न होने और राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द करने के विरोध में किया गया। मशाल जुलूस में सैकड़ों कांग्रेसी शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मकानों से राहुल गांधी बढ़े चलो, बढ़े चलो। मेरठ में दबंगों के लगातार हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के लिसाड़ी रोड से सामने आया है, जहां एक दुकान पर 5 बदमाशों ने हथियारों के दम पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं बदमाशों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और दुकानदार से मारपीट भी की। पीड़ित दुकानदार का आरोप है कि लुटेरे बदमाश उसकी दुकान से 50,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं मामले की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना को संज्ञान में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेरठ से अब खबर, कंटेनर के नीचे दबकर युवक की मौत। स्क्रैप के गोदाम में माल लोड करते समय यह घटना हुई है। हाइड्रोलिक मशीन से ट्रक में की जा रही थी लोडिंग। थाना परतापुर क्षेत्र के रिठानी चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हाइड्रोलिक मशीन से ट्रक में लोडिंग की जा रही थी। थाना परतापुर क्षेत्र के रिठानी चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो स्क्रैप के गोदाम में माल लोड करते समय बड़ी दुर्घटना हो गई। हाइड्रोलिक मशीन से ट्रक में लोडिंग की जा रही थी और कंटेनर के नीचे एक युवक इस दौरान दब गया। युवक के दबने की वजह से उसकी मौत हो गई। मेरठ से अब खबर, नशे में धुत युवक ने अपने घर में आग लगाई है। पड़ोसियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। आग लगाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आबू लेन स्थित बिंदल वाली गली के पास रविंद्रपुरी इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। इसी के साथ आबू लेन स्थित बिंदल वाली गली के पास रविंद्रपुरी इलाके की ये पूरी घटना सामने आई है। तो मेरठ से ये पूरी खबर है, जहां आग लगी है और आग इतनी ज्यादा भयानक रही। फिलहाल आग जिसने लगाई उस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत था युवक और अपने ही घर में आग लगा ली उसने। पड़ोसियों ने तत्काल घटना की सूचना दी, जिसके आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सूचना पर पहुंचने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी रही। झांसी दौरे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भव्य स्वागत हुआ है। थोड़ी देर में बीडीओ और ब्लॉक प्रमुखों के साथ सम्मेलन में शिरकत करेंगे। दोपहर 2 बजे दीनदयाल सभागार में प्रभावी मतदाता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य का भव्य स्वागत हुआ है। उनके दौरे के दौरान थोड़ी ही देर में बीडीओ और ब्लॉक प्रमुखों के साथ सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। इसी के साथ दोपहर 2 बजे दीनदयाल सभागार में प्रभावी मतदाता सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। खास और महत्वपूर्ण उनका ये झांसी का दौरा बताया जा रहा है, जिस दौरान उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। और इस स्वागत के साथ उनके बड़े कार्यक्रम भी निर्धारित हैं, जहां दोपहर 2 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। दीनदयाल सभागार में प्रभावी मतदाता सम्मेलन है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता राजीव दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए झांसी से। राजीव, क्या कुछ जानकारी? देखिए, डिप्टी सीएम का खास दौरा है, स्वागत हुआ है उनका, बड़े कार्यक्रम निर्धारित हैं, क्या कुछ अपडेट?
जी आपको बता दें कि अभी अब से थोड़ी देर पहले दीनदयाल यहाँ विकास भवन में सभागार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं और वो अभी बीडीओ और ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और उसके बाद करीब 2 बजे यहाँ से जाएंगे, दीनदयाल सभागार के लिए रवाना होंगे और वहाँ पर प्रभावी मतदाता सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे और जिसमें जो आने वाले समय में निकाय चुनाव है उसको लेकर भी जो समीकरण बन रहे हैं और जिस तरीके से आपको बता दें कि झांसी में लगातार 2 बार महापौर की जो सीट है वो भाजपा की रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा की कोशिश है कि ये तीसरी बार यहाँ पर लगातार हैट्रिक लगाई जाए और भाजपा के ही खाते में इसको फिर से जोड़ा जाए। इसके अलावा नगर निकाय और नगर पालिका सीटों पर भी चिंतन मंथन और कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे। जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं को क्या बड़ा मूल मंत्र इस दौरान डिप्टी सीएम सौंपेंगे? जी आपको बता दें उनका यही कहना है कि लगातार जिस तरीके से योगी सरकार की धरातल पर जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको सामने लेकर जाएं और जो भी लोग हैं उन्हें बताएं और कहीं ना कहीं पूरी ताकत लगा दें, पूरी ताकत के साथ इस नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव में वो पहुंच रहे हैं और इसको लेकर ये लगातार 2 दिन से झांसी में वीआईपी मूवमेंट है। कल ब्रजेश पाठक यहाँ पहुंचे थे और आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी में है। जी बिल्कुल ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नोएडा में निकाली जा रही हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा, सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात है। सदरपुर से सेक्टर 21A स्टेडियम तक यात्रा को निकाला जा रहा है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौजूद हैं। बीजेपी कार्यकर्ता भी शोभा यात्रा में मौजूद हैं। डीजे ढोल नगाड़ों के साथ ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो हनुमान जन्म उत्सव शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जा रही है। सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल भी तैनात इस दौरान किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से अप्रिय घटना ना हो। अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, क्या कुछ जानकारी? देखिए, भव्य ये शोभा यात्रा है और इस दौरान प्रशासन के भी इंतजाम वहां पर हैं। क्या कुछ आप देख पा रही हैं इस यात्रा की खासियत में? बिल्कुल, देखिए नोएडा में आज ये निकाली जा रही है हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा, जहां पर देखिए अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की तो सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मी भी लगाए गए हैं ताकि कोई भी उपद्रव ना कर सके। साथ ही देखिए सदरपुर से ये शोभा यात्रा शुरू हुई है जो नोएडा के सेक्टर 21A के स्टेडियम पर समाप्त होगी। इसमें बजरंग दल के और नेता भी हैं, वहीं विश्व हिंदू परिषद व हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं और साथ में जो आकर्षण का केंद्र बना है वो बुलडोजर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोग जो है बुलडोजर पर खड़े होकर राम राम के नारे लगा रहे हैं जो काफी लोगों को आकर्षित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही डीजे ढोल नगाड़ों के साथ ये हनुमान जन्मोत्सव यात्रा जो है निकाली जा रही है। इसमें देखिए मौके पर आला अधिकारी भी मौजूद है, डीसीपी भी मौजूद है और देखिए 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात है। हर किलोमीटर पर आपको पुलिसकर्मी मिलेगा ताकि शोभा यात्रा में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, जिसको लेकर देखिए प्रशासन पहले से भी तैनात था और आज प्रशासन मुस्तैद है। सभी जगह निगरानी की जा रही है, साथ ही ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरीके के कोई शारीरिक तत्व वहां पर न। बिल्कुल, तो देखिए शांतिपूर्ण तरीके से ये यात्रा जो है निकाली जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब खबर गोरखपुर से है, जहां पर हिस्ट्री शीटर की फायरिंग का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मारब दुल्हे के गोली अपराधी हो जाए गाने पर हिस्ट्री शीटर फायरिंग करता दिख रहा है। वहीं फायरिंग का ग्रामीणों ने विरोध किया और प्रशासन से शिकायत भी की। जब शिकायत का कोई समाधान नहीं मिला तो ग्रामीणों ने सीएम से शिकायत भी की है। अपराधी हो जाई मारम दुल्हे, 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 अपराधी हो जाई। तो हिस्ट्री शीटर का ये फायरिंग करते हुए वीडियो और दूसरी तरफ दुल्हन का ये वीडियो सामने आया है।
सरेआम समारोह में इस तरीके से फायरिंग की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।